बात एक किताब की। इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज जिस किताब की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो डॉक्टर लोहिया की किताब है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, भारत विभाजन के गुनहगार। मूल रूप से डॉक्टर लोहिया ने ये किताब अंग्रेज़ी में लिखी थी, जिसका बाद में प्रख्यात विद्वान ओंकार शरद ने हिंदी में भारत विभाजन के गुनहगार नाम से अनुवाद किया है। ये एक छोटी सी किताब है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसलिए क्योंकि विभाजन को लोहिया जी ने नज़दीक से देखा था। बहुत सी चीज़ों को उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की कार्य समिति की जो बैठक हुई थी विभाजन को स्वीकृति देने के लिए, उसमें वे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल थे। और विभाजन के संबंध में डॉक्टर लोहिया के जो विचार हैं वो बहुत ही प्रखर हैं, और लोहिया जी ये बार बार कहते थे और इस किताब में भी उन्होंने लिखा है कि मैं अपने को अखंड भारतीय मानता हूँ और विभाजन मुझे मान्य नहीं है। इसलिए इस किताब में जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं बहुत ही तथ्यपरक हैं और बहुत ही गहरा विश्लेषण उन्होंने किया है। इस किताब की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो ये किताब दिसंबर 1960 में छपी, और डॉक्टर लोहिया ने लिखा है इस किताब की भूमिका में कि उसी समय जो मौलाना आज़ाद की किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम निकली थी, प्रकाशित हुई थी, उसमें जो तथ्य थे उससे डॉक्टर लोहिया सहमत नहीं हुए, और मौलाना आज़ाद को उन्होंने ये बताया है कि मौलाना आज़ाद ने तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, और एक तरह से उसके प्रतिकार में, उसके प्रत्युत्तर में एक समीक्षा करना लोहिया जी ने शुरू किया, और जिसके फलस्वरूप ये किताब सामने आई। डॉक्टर लोहिया ने सबसे पहले ये बताने का प्रयास किया है इस किताब में कि मौलाना आज़ाद जिस तरह से मात्र पटेल को विशेष रूप से इसके विभाजन के लिए दोषी ठहराना चाहते हैं वो सही नहीं है, और मौलाना की ये व्याख्या भी सही नहीं थी कि लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग में योजना आई भारत विभाजन की, उन्होंने पटेल को विश्वास में लिया और फिर लेडी माउंटबेटन के माध्यम से उन्होंने नेहरू जी को राजी किया, और अंततोगत्वा जब गांधी जी राजी हो गए तो देश का विभाजन हो गया। लोहिया जी का ये मानना है कि ये बहुत ही सरलीकृत व्याख्या है विभाजन की, और एक तरह से उन्होंने बताया है कि एक कथा है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और जो एक बहुत ही प्रचलित धारणा रही है कि लेडी माउंटबेटन का कुछ प्रभाव नेहरू जी पर रहा, उसको लोहिया जी बताते हैं कि इसे एक गप के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये बिल्कुल ऐतिहासिक नहीं है। सिरे से लोहिया ने इस बात को खारिज किया है। लोहिया जी का ये मानना था कि विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, एक दुर्घटना थी, जिसमें 6 लाख से लोग ज़्यादा मर गए, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, बूढ़े भी थे, और 1.5 करोड़ परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा, सीमा के इस पार से उस पार जाना पड़ा। तो इस भयंकर विभीषिका के पीछे जो कारण हैं उसकी तह तक जाने का प्रयास लोहिया जी ने किया है। इस किताब में उस बैठक का जिक्र बहुत ही डिटेल में किया गया है जो कांग्रेस की कार्यसमिति बैठी थी और जिसने विभाजन पर मुहर लगाई थी। लोहिया लिखते हैं कि ये बैठक 2 दिन चली और इसमें सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने विभाजन के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस बैठक में जयप्रकाश नारायण और लोहिया को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया था। इन दोनों ने विभाजन का विरोध किया। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी ने विभाजन का विरोध किया, और गांधी जी ने भी विभाजन पर अपनी खुली सहमति नहीं जताई। गांधी जी के बारे में लोहिया लिखते हैं कि जब बैठक में गांधी जी ने ये कहा, नेहरू जी से पूछा कि मुझे पूरी इसकी जानकारी नहीं दी गई विभाजन संबंधी प्रस्ताव की, तो लोहिया लिखते हैं कि नेहरू आवेश में आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जानकारी दी गई थी, आप नोआखली में थे, और इतनी दूर पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती। बैठक में जो 2 दिन की ये बैठक थी, इसमें बार बार लोहिया जी ने इस चीज़ को बताया है
कि गांधी और पटेल दोनों संयुक्त रूप से बहुत ही आक्रामक तरीके से और रोषपूर्ण तरीके से गांधी जी की बातों का प्रतिकार करते थे और एक तरह से उसको अनसुना कर देते थे। इस तरह से जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कृपलानी जी, उनके बारे में भी लोहिया जी लिखते हैं कि वो बिल्कुल ऊँघते हुए से बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। और ये जो बैठक की जो परिणति हुई उसमें नेहरू जी ने अंततोगत्वा इस प्रस्ताव को, विभाजन के प्रस्ताव को पारित करा लिया। लोहिया का ये मानना है कि जिस नेतृत्व ने इस विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया, कांग्रेस का वह नेतृत्व, देश के स्वाधीनता संग्राम का वह नेतृत्व उस समय बूढ़ा हो चुका था, थक चुका था। और इस चीज़ को भी लोहिया जी ने रेखांकित किया है कि उस नेतृत्व के मन में कहीं न कहीं ये लालच भी पनपी हुई थी कि जो जीवन के बचे हुए दिन हैं उसमें सत्ता सुख का स्वाद भी उनको प्राप्त करना है और उनका जीवन बीता जा रहा है। तो इस तरह की मनःस्थिति डॉक्टर लोहिया ने देखी, विशेष रूप से उस समय के नेतृत्व में, और उसका उन्होंने बखूबी चित्रण किया है। डॉक्टर लोहिया ये मानते ही हैं कि ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो शासन था उसके दिमाग में ये योजना थी कि जब देश छोड़ना पड़े तो उसके पहले कुछ अपने लिए, अपने हितों के लिए कुछ इस तरह का कार्य कर दें। लोहिया लिखते हैं कि 1940 में जब जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान का नाम लिया, उस समय भी ब्रिटिशर्स के दिमाग में इस तरह के भारत विभाजन की कोई योजना कहीं न कहीं अवश्य थी। फिर जब लॉर्ड वेवल ने 1946 में प्रांतीय स्वायत्तता की बात रखी तो योजना कुछ आगे बढ़ी और इस तरह से धीरे धीरे फिर ब्रिटिशर्स ने इसमें हवा दी और मुस्लिम लीग को प्रोत्साहित किया और विभाजन की भूमिका तैयार की। और जो भारतीय नेतृत्व था, जो स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी लोग थे, वो भी इस ट्रैप में फंसे और माउंटबेटन के सहयोगी हो गए और इस प्रकार देश का विभाजन हो गया। इस प्रकार सबसे बड़ी गलती वे देश के नेतृत्व को देते हैं। साथ ही साथ लोहिया जी ये मानते हैं कि देश के विभाजन की पूर्व पीठिका इस बात से भी तैयार हो गई कि सदियों से जो हिंदू मुसलमान साथ रह रहे थे उनमें भी किसी तरह का कोई इतिहास बोध इस तरह का नहीं था या इतिहास दृष्टि एक जैसी नहीं थी। मसलन वे लिखते हैं कि जिस गजनी, गोरी और बाबर को देश के अधिसंख्य लोग आक्रामक मानते थे, लुटेरा मानते थे, तो उसको मुसलमान अपना हीरो मानने लगे, उनसे अपनी पहचान स्थापित करने लगे। इसी तरह से विभिन्न विषयों पर मतैक्य नहीं था और देश एक तरह से विभाजित देश के रूप में और विभाजित समाज के रूप में था। इसकी व्याख्या करते हुए लोहिया जी ये भी कहते हैं कि भारतीय समाज जातियों में भी बटा हुआ था और कोई इस तरह की चेतना नहीं थी कि समाज में एक इस तरह की जागरूकता हो या समाज में इस तरह का भाव हो कि सभी लोग परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें। हिंदू मुस्लिम के मनों में या उनके दिलों में जो दूरी थी उसका लोहिया जी ने एक उदाहरण दिया है कि यदि भारतवर्ष में ऐसा होता कि मुसलमान रज़िया सुल्तान को, शेर शाह सूरी को, जायसी को, रहीम को अपना आदर्श मानते और मुसलमान और हिंदू दोनों उनको अपना आदर्श मानते और उसी तरह से मुसलमान और हिंदू दोनों महाराणा प्रताप को, हेमू को, विक्रमादित्य को अपना आदर्श मानते, तो देश में एक साझी संस्कृति का विकास हो सकता था। लेकिन दोनों तरफ की प्रतिबद्धताएं, दोनों तरफ के आदर्श बटे हुए थे, जिसका अंततोगत्वा देश के विभाजन के रूप में एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसको देखा जा सकता है कि जिसकी जड़ें इतिहास में थी और जिसके कारण इस तरह की घटना घटी। लोहिया जी का ये भी आकलन है कि जब देश के विभाजन की बात चल रही थी तो जो उस समय हिंदूवादी संगठन थे वे बात तो अखंड भारत की करते थे, अखंड भारत का नारा लगाते थे, लेकिन उनके कृत्य ऐसे थे कि परोक्ष रूप से वे ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन का भी एक तरह से उनको समर्थन था और उनके
कार्यकलाप से मुस्लिम लीग भी मजबूत हुई। इसलिए लोहिया का ये मानना है कि जो हिंदूवादी संगठन थे वे भले ही ऊपर से अखंड भारत की बात करते हैं लेकिन उनके कृत्य जो हैं अखंड भारत के विपरीत गए और भारत का विभाजन हो गया। इसी तरह से जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी वो तो खुले रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर रही थी। उसको ये लालच थी कि पाकिस्तान अगर बनेगा तो वहाँ भी उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। और कम्युनिस्टों के लिए उन्होंने लोहिया ने ये कहा है कि वे राष्ट्रवाद में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते थे और सोवियत रूस से प्रभावित होने के कारण उनकी इस तरह की कोई ऐसा आग्रह नहीं था कि देश एक रहे, इसलिए वे भी विभाजन के पक्ष में थे और खुलकर पक्ष में थे। इस तरह से ये दो विचारधाराएं भी देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार साबित हुईं। लोहिया जी का ये कहना है कि जब तक देश में इस तरह की कोई चेतना नहीं होगी कि लोग समग्रता में चिंतन करेंगे, भाईचारा बढ़ेगा, तब तक इस तरह की प्रवृत्तियां रहेंगी। लोहिया का ये सपना था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक देश बने। बाद में उन्होंने एक महासंघ का भी सिद्धांत दिया था। वे चाहते थे कि दोनों देश नज़दीक आएं, लेकिन इस तरह की चीज़ फ़िलहाल संभव नहीं दिखी। इस किताब में एक जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व के प्रति भी और जो महात्मा गांधी की नीतियां थी विशेष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के समय में, उस पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लोहिया ने लगाए हैं। लोहिया ने तो एक जगह यह भी लिख दिया है कि गांधी देश के लिए अभिशाप सिद्ध हुए। ये उन्होंने लिखा है, जबकि वे स्वयं को गांधीवादी कहते थे, कुजात गांधीवादी कहते थे और गांधी से उनकी बहुत निकटता थी। दंगों के बीच जो विभाजन के समय दंगे हुए उसमें वो गांधी जी के साथ मिलकर कई जगहों पर गए भी, लेकिन बहुत ही उन्होंने निर्मम व्याख्या की है। और महात्मा गांधी की नीतियों को भी उन्होंने बताया है कि वो बहुत ही ढुलमुल नीतियां थीं और वो बहुत से लोगों की खुशामद करने में लग जाते थे और जो उनके स्टैंड रहते थे वो बहुत दृढ़ नहीं रहते थे, जिसका नतीजा था कि जो अंग्रेज़ों की योजना थी वो सफल हुई और नेतृत्व पर, जो उस समय का नेतृत्व था, उस पर अपेक्षित दबाव वे गांधी जी नहीं बना पाए। जैसे कि लोहिया लिखते हैं कि जब कांग्रेस राष्ट्र कार्य समिति की बैठक हो रही थी विभाजन प्रस्ताव पर, तो गांधी ने ये सुझाव दिया कि जो भी विभाजन हो, अगर उस पर सैद्धांतिक सहमति कांग्रेस देती है तो विभाजन को अमली जमा पहनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर काम करें और उसमें वायसराय का या माउंटबेटन का या अंग्रेज शासन का कोई दखल न हो। लेकिन वो अपनी बात को बहुत ही दृढ़ता से नहीं कह पाए और इसी तरह के कई दृष्टांत लोहिया जी ने दिए हैं कि गांधी जी की नीतियों से कुल मिलाकर विभाजन को रोकना तो मुश्किल हुआ ही, विभाजन में वे सहायक सिद्ध हुई, भले ही उनकी मंशा ऐसी न रही हो। जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी भी व्याख्या लोहिया करते हैं। लोहिया चूँकि एक बहुत ही तार्किक और बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही जीनियस स्कॉलर भी थे, तो वो एक ऐसा परिदृश्य कल्पित करते हैं जिसमें कहते हैं कि मान लीजिए भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है उसमें गांधी का प्रवेश न होता और एक तरफ जो संविधानवादी लोग थे और दूसरी तरफ जो यहाँ का क्रांतिकारी आंदोलन था, तो लोहिया ये भी आकलन है कि अगर इस तरह से स्वतंत्रता संग्राम चलता होता तो जो संविधानवादी तत्व थे और जो यहाँ का जिसको कहते हैं क्रांतिकारी तत्व थे, उनका यह आकलन है कि दोनों मिलकर इस काम को हासिल कर सकते थे और इस तरह की स्थितियाँ देश की आज़ादी के समय नहीं आती। लोहिया को इस बात का बहुत ही गहरा अफसोस है कि भारत को जो स्वाधीनता मिली, भारत की, वो कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी क्रांति नहीं रही जो इतनी लक्ष्य भ्रष्ट हुई हो जितनी कि भारत का ये जो लंबा स्वतंत्रता संग्राम था। वो बताते हैं इसकी परिणति जो हुई इतनी त्रासदीपूर्ण परिणति विश्व के किसी भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की नहीं हुई। लोहिया को इस बात का दुख भी है। लोहिया इस बात को भी इस किताब में लिखते हैं कि इस बात का उनको बहुत ही अधिक खेद है कि भारत का विभाजन हो गया, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक चीज़ हो गई, लेकिन इसके विरोध में, इसके प्रतिकार में न एक व्यक्ति जेल गया, न एक व्यक्ति खुल के सामने आया और वे स्वयं को भी कोसते हैं
कि मुझे इस बात का जीवन भर पछतावा रहेगा कि क्यों नहीं मैं विभाजन के विरोध में जेल गया। वो कहते हैं कि जो उसमें हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे उसके कारण और कुछ घटनाएं इतनी तेज़ी से हुई कि उसकी चकाचौंध में कुछ देर के लिए वो जो सही सोचने की शक्ति थी वो गायब हो गई। लेकिन उनको इस बात का पछतावा है। लेकिन अगर लोहिया जी की बात को माने कि देश में अगर एक इस तरह का स्वस्थ समाज होता, एक ऐसा समाज होता जिसमें एक साझी संस्कृति होती, जिसमें चेतना होती और जिसका नेतृत्व अगर अपेक्षाकृत युवा, जुझारू और ईमानदार होता, तो इस तरह की त्रासदी कभी भी नहीं हो सकती थी। और ये जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने मंसूबों में सफल हुआ, जिस तरह से इस साम्राज्यवादी कलंक का लोहिया लिखते हैं कि यहाँ का जो नेतृत्व है उस कलंक में शामिल हुआ, उस अपयश का भागी हुआ, ऐसी चीज़ न होती। तो इस छोटी सी पुस्तक में जो चीज़ें लोहिया ने प्रस्तुत की हैं, चूँकि वो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, फर्स्ट हैंड अकाउंट है, तो वो बहुत ही विश्वसनीय है। और इनकी एक दृष्टि है देखने की लोहिया की समाज को, देश को, इतिहास को। और वे एक राजनेता के साथ एक प्रखर चिंतक और लेखक भी थे, इसलिए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जो स्थापनाएं हैं उन पर और भी चर्चा की आवश्यकता है। धन्यवाद।